ज्वाला से भर गया। उसने कहा, पति, चलो अब यहाँ रुकते हैं, मुझे छात्रों को ट्यूशन देना है। ये कहते हुए उसने जल्दी से फोन रख दिया। जू केरेन की आंखें स्नेह से भरी हुई थी जब उसने चेन नान को देखा। क्या तुम गंभीर हो? चेन नान को अभी 2 मिनट ही हुए थे कि उसने अपना काम खत्म कर लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस आदमी ने अपनी ताकत वापस पा ली है। मैं गंभीर हूं या नहीं, आपको जल्द ही पता चल जाएगा, चेन नान ने चेहरे पर शैतानी मुस्कान के साथ कहा और फिर धीरे से टकराना शुरू कर दिया। वह नहीं जानता था कि वह इतना ऊर्जावान क्यों था, मानो उसमें असीम ऊर्जा हो। जू केरन ने चेन नान के हमले के आगे पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया, अपनी आंखें बंद कर ली और चेन नान द्वारा दी जा रही गर्मी का आनंद लेने लगी। कमरे में मनमोहक मधुर कराहें गूंज रही थीं। चेन नान ने उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। यह आनंद उस समय की अपेक्षा कहीं अधिक तीव्र था जब वह अपने पति के साथ थी, खासकर इसलिए क्योंकि वे एक शिक्षक छात्र संबंध में थे। इससे उसके अंदर शर्म की भावना पैदा हो गई। इस प्रेम संबंध से उत्पन्न शर्म भी उसे आकर्षक लगी। चेन नान की गति धीमी पड़ते देख उसने धीरे से अपनी कोमल आंखें खोली और हाँफते हुए कहा, क्या तुम थक गए हो? थोड़ा सा। चेन नान ने अपनी वर्तमान स्थिति से इनकार नहीं किया। आखिरकार वह 1 घंटे से अधिक समय से जा रहा था। आप लेट जाए, मैं ऊपर रहूंगी, जू केरन ने सुझाव दिया। उसका चेहरा पके आलू की तरह लाल हो गया था। विशेष रूप से उसकी शर्मीली उपस्थिति ने चेन नान का मुंह सूखा और जीभ सूखी कर दी और उसने तुरंत उसे चूम लिया। जब उनकी सांस लगभग फूलने लगी तो वे अनिच्छा से अलग हुए और जू केरन के सुझाव के अनुसार बिस्तर पर लेट गए। उसी समय जू केरन निश्चिंत होकर चेन नान की कमर पर बैठ गई। हालांकि वह सीधे नहीं बैठी, बल्कि एक कोमल नजर और आंखों में चमक के साथ उसने धीरे से अपनी छोटी चौंगसम ड्रेस उतार दी। हाँ, क्योंकि चेन नान पहले से ही बहुत उत्सुक थी, इसलिए वह पूरे समय अपनी चियोंगसम पोशाक पहने रही थी। जिस क्षण उसने चियोंगसम ड्रेस उतारी, चेन नान की पुतलियां अचानक हिंसक रूप से कांपने लगीं। उसके भरे हुए गोरे स्तन उसकी आंखों के सामने कांपने लगे, विशेषकर उन पर लाली, जो उसकी अंतरतम भावनाओं को गहराई से झकझोर रही थी। उसके जोशीले चेहरे को देखकर जू केरन का दिल खुश हो गया। उसने देखा कि उसके मुंह के कोने एक आकर्षक चाप में ऊपर उठ गए। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें 2 मिनट में आत्मसमर्पण करवा सकती हूँ? चेन नान मुस्कुराया, असंभव। उसे अपनी सहनशक्ति पर पूरा भरोसा था। जू केरन की मुस्कान अपरिवर्तित रही। अगर मैं जीत गई तो क्या होगा? चेन नान ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, उन पूर्ण गोलाकार वस्तुओं को अपनी हथेलियों में लिया, उन्हें स्वेच्छा से मसलते हुए। यदि आप जीतते हैं तो मैं आपकी एक शर्त मानूंगा, चाहे वह कुछ भी हो। जू केरन ने अपने लाल होठों को भींच लिया, उसकी आंखें शर्म से भर गईं। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे वहां चाटो। चेन नान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि जू केरन वास्तव में चाहती होगी कि वह उसके साथ संभोग करे। यद्यपि उसका क्षेत्र अत्यंत नाजुक था और बहुत आकर्षक लग रहा था, फिर भी उसके लिए इसे स्वीकार करना थोड़ा कठिन था। हालांकि उसे अभी भी अपने आप पर पूरा भरोसा था। ठीक है, अगर मैं 2 मिनट के भीतर आत्मसमर्पण कर दूं तो मैं शर्त स्वीकार कर लूंगा, चेन नान ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा। बस देखो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से आत्मसमर्पण करवा दूंगी, जू केरन ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। इसके बाद उसने एक हाथ से चेन नान के इनहेरिटर को पकड़ लिया, फिर धीरे से अपने कूल्हों को ऊपर उठाया। एक बार संरेखित होने के बाद उसने अपने लाल होठों को काटा और मोहक ढंग से बैठना शुरू कर दिया। उफ, चेन नान कराहने से खुद को रोक नहीं सका। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वह और भी ज्यादा सख्त और गहरा महसूस होने लगा। इससे उसे अचानक शक्तिहीनता का एहसास हुआ। पति, मैं अब शुरू करने जा रही हूँ, मुझे आशा है कि आप बहुत बुरी तरह से नहीं हारेंगे, जू केरन ने मोह से भरे चेहरे के साथ कहा, चेन नान के हाथों को अपनी कमर पर रखते हुए। फिर उसके कूल्हे तेजी से लगातार आगे पीछे हिलने लगे, एक छोटी विद्युत मोटर की तरह। एक ही समय पर उसने अपने मुंह से ऊंची, मधुर और आकर्षक कराहें भी निकाली, विशेषकर उसके भरे हुए स्तन जो उसके कांपने के साथ लगातार हिल रहे थे। सेक्सी और आकर्षक शिक्षिका को अपने ऊपर इतना उतावला देखकर चेन नान को पहले से ही उपलब्धि और संतुष्टि की एक महान भावना महसूस हुई। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि उस अभूतपूर्व कसावट और गहराई ने उनके नैतिक दिशा निर्देश को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। वह अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता था। बिना कुछ सोचे समझे उसने चुपचाप गुप्त ताबीज का शास्त्र पढ़कर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की। आखिरकार ये केवल 2 मिनट का मैच था और वह जू केरन से हारना नहीं चाहता था। और जैसी कि उम्मीद थी, जब उन्होंने गुप्त ताबीज का शास्त्र पढ़ा तो शक्तिहीनता की वह भावना तुरंत गायब हो गई। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान भी दिखाई दी। ये लड़ाई वह उसे थैले में रखता था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह जू केरन से हार जाते। जू केरन पहले से ही आत्मविश्वास से भरी हुई थी, क्योंकि वह देख सकती थी कि जब वह चलती थी तो चेन नान का चेहरा और भी गंभीर हो जाता था। वह जानती थी कि वह निश्चित रूप से जीतेगी और निश्चित रूप से चेन नान को 2 मिनट के भीतर आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर देगी। लेकिन जब उसने चेन नान के चेहरे पर शांत और आत्मविश्वासी भाव देखा तो उसके दिल में अचानक एक अशुभ भावना पैदा हो गई। वह नहीं जानती थी कि चेन नान इतना शांत क्यों था, लेकिन वह हारना नहीं चाहती थी। इस विचार के साथ वह कांपती रही, जबकि आकर्षण से भरे चेहरे के साथ उसने चेन नान के हाथों को लिया और उन्हें अपने सामने रखा, इस तरह से उसे उत्तेजित करने की कोशिश की। निस्संदेह जू केरन वास्तव में पुरुषों को जानती थी। जब चेन नान ने उसके भरे हुए स्तनों को पकड़ा तो उसका शांत हृदय एक बार फिर से लहरों से भर गया। पति जी, कृपया इसे मुझे जल्दी से दे दीजिए, क्या आप देंगे? जू केरन की भावपूर्ण आंखें वसंतकालीन मोह से चमक रही थीं, चेन नान के पोषण के लिए तरस रही थीं। चेन नान के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और एक आकर्षक मुस्कान प्रकट हुई। 1 मिनट और रुको और मैं इसे तुम्हें दे दूंगी। आप नीच हैं। जू केरन ने शरारत से रोना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में शिकायत की झलक झलक रही थी, जिससे वह अत्यंत दयनीय लग रही थी। चेन नान ने बलपूर्वक अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया, परंतु फिर जू केरन ने अचानक उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया और अपने आकर्षक लाल होंठ खोलकर उसकी उंगलियों को मुंह में ले लिया और मजे से चूसने लगी। चेन नान को अपने सिर पर झुनझुनी महसूस हुई। वह जू केरन की हरकत के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। इससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे पूरी तरह से असहाय हैं तथा उनमें शक्तिहीनता की भावना विशेष रूप से प्रबल थी। जू केरन ने भी चेन नान में परिवर्तन को तीव्रता से महसूस किया तथा परिपूर्णता की भावना महसूस की। इससे उसे अपार खुशी मिली, क्योंकि वह जानती थी कि एक बार कोई व्यक्ति इस बिंदु पर पहुंच जाए तो उसकी आत्ममुक्ति दूर नहीं है। चेन नान के गंभीर भाव को देखकर उसने अपनी गति धीमी कर दी। उसकी आंखों में बेबसी और विनती के भाव दिखाई दिए। पिताजी, कृपया, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, क्या आप इसे मुझे दे देंगे? धमाका। डैडी शब्द ने चेन नान के नैतिक कंपास को चकनाचूर कर दिया और उसने अचानक अपनी ताकत लगाई। अपनी तीखी जलन उसके अंदर उड़ेल दी।
अध्याय 13 बिस्तर बनाने के अनोखे तरीके। उस चिलचिलाती गर्म सांस को महसूस करते हुए जू केरेन का सेक्सी शरीर अचानक हिंसक रूप से कांप उठा और कई बार सिकुड़ गया। उसने मोहक धुंधली आंखों से चेन नान को देखा। उसकी आंखों में विजयी मुस्कान चमक रही थी। मैं जीत गई। तुम, चेन नान ने अपने भीतर तीव्र प्रसन्नता की लहर उठती महसूस की। यदि वह महत्वपूर्ण क्षण न होता जब उसने उसे डैडी कहा था। वह कभी नहीं हारता। ठीक है, मैं स्वेच्छा से हार स्वीकार करती हूँ। चेन नान ने अंततः समझौता करने का फैसला किया। हालांकि वह विशेष रूप से उसके साथ संभोग नहीं करना चाहता था, एक पुरुष होने के नाते अगर वह अपनी स्त्री से किया वादा भी पूरा नहीं कर सकता था। न केवल जू केरेन उसे नीची नजर से देखती थी, लेकिन वह खुद को भी नीची नजर से देखता था। जू केरन ने उत्साह से सिर हिलाया। वह नहीं जानती थी कि जब कोई उसके ऊपर चढ़ता है तो कैसा महसूस होता है। वह बस चेन नान को अपने सामने लेते हुए देखना चाहती थी। इस विचार ने उसे बेहद उत्साहित कर दिया। चेन नान ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, मैं इतनी जल्दी आ गई, क्या आप निराश नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। जू केरन की आवाज कोमल थी। वास्तव में हम महिलाओं के लिए यह यातनापूर्ण होता है जब कोई पुरुष बहुत लंबे समय तक टिकता है। इसके साथ ही उसके चेहरे पर शिकायत के भाव उभर आए। पहली बार जब तुम 1 घंटे से अधिक समय तक टिके रहे तो मेरे लिए यह दर्दनाक था। चेन नान ने हंसते हुए कहा, वास्तव में मैं काफी समय तक टिक सकता हूँ। जू केरेन ने एक चंचल मुस्कान के साथ कहा, जब भी महिला शीर्ष पर होती है तो पुरुष जल्दी ही हार मान लेते हैं। मैंने सुना है कि यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है, अन्यथा मैं आपके साथ शर्त नहीं लगाती। चेन नान आश्चर्यचकित होकर बोली, तो तुम मुझे फंसा रहे थे, है ना? जू केरन ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं पहले से ही आपकी हूँ, क्या आपको अब भी अन्य चीजों की परवाह है? चेन नान की व्यंग्यपूर्ण मुस्कान देखकर उसने उसके चेहरे को चूमा। मैं पहले स्नान कर लूंगी। इतना कहकर वह कमजोर हालत में बिस्तर से उठी और उसके नाजुक नंगे पैर बाथरूम में चले गए। उसका शरीर सुडौल और सुडौल था। उसके शरीर पर कहीं भी एक रत्ती भी अतिरिक्त मांस नहीं था। कला के एक अत्यंत उत्कृष्ट नमूने की तरह अपने साथ बिताए गए जंगली क्षणों को याद करते हुए चेन नान ने भी एक रहस्यमय मुस्कान धारण की। फिर वह भी उठकर जू केरेन के पीछे बाथरूम में चला गया। उसके आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर वह मुस्कुराया, चलो साथ में नहाते हैं। जू केरेन ने शर्माते हुए सिर हिलाया, क्योंकि वह अभी 2 कठिन दौर से गुजरी थी। उसे चेन नान के उत्तेजित होने की चिंता नहीं थी। हुश हुश हुश। बाथरूम में बहते पानी की आवाज गूंज रही थी। गर्म पानी की फुहारें उन दोनों पर पड़ रही थी, जिससे उनकी थकान और पसीना दूर हो रहा था। दोनों ने एक दूसरे को धीरे से सहलाया। उनकी आंखें गहरे प्रेम और कोमलता से भरी थीं। एक पल के बाद चेन नान ने शर्माती हुई, थकी हुई जू केरेन को वापस बेडरूम में ले जाकर प्यार से बिस्तर पर लिटा दिया। फिर वह कुछ सोच विचार कर उसके लिए एक गिलास पानी ले आया और ये काम निपटाकर उसके पास लेट गया। मुझे तुम्हें पढ़ाना था, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। जू केरन चेन नान के गले लग गई। उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी। चेन नान ने उनके लिए विशेष गर्मजोशी का आनंद लिया। फिजियोलॉजी भी बहुत महत्वपूर्ण है। जू केरन ने मजाकिया लहजे में डांटा, तुम तो बिल्कुल बिगड़ल हो। चेन नान ने हंसते हुए कहा, यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि आप बहुत सेक्सी और आकर्षक हैं, अन्यथा कल बस में मुझे कोई शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं होती। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे छात्र हो तो मैं बस में ऐसा बिल्कुल नहीं करता। जू केरन का चेहरा लाल हो गया। हालांकि वे पहले ही अंतरंग हो चुके थे, फिर भी इसका जिक्र करते ही उसके गालों पर एक आकर्षक शर्म सी लाली आ गई। कुछ सोचते हुए जू केरेन की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। चेन नान, अपने शिक्षक से वादा करो, कल से हम गंभीरता से अध्ययन करेंगे। भले ही वह चेन नान को होमवर्क नहीं पढ़ाती थी, फिर भी बाईजी उसे प्रति घंटे के हिसाब से भुगतान करती थी। लेकिन अगर चेन नान विश्वविद्यालय में प्रवेश पा लेता तो उसे 1 लाख का बोनस भी मिलता। ये पैसा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसके अतिरिक्त यदि चेन नान कक्षा के औसत प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करती तो उसे न केवल स्कूल से बोनस मिल सकता था, बल्कि उसे एक उत्कृष्ट शिक्षक का खिताब भी मिल सकता था और संभवतः वह कक्षा की प्रमुख भी बन सकती थी। ये सब उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। चेन नान ने गंभीरता से सिर हिलाया, सुश्री जू, निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। अगर मैं अच्छा परिणाम हासिल नहीं करना चाहता तो मैं दोबारा स्कूल नहीं जाता। जू केरन ने थकावट से भरे चेहरे पर गुनगुनाते हुए कहा, देर हो रही है, क्या हमें पहले सो जाना चाहिए? ठीक है। चेन नान ने उसके माथे को चूमा और फिर कमरे में लगी छोटी सी रात की लाइट बंद कर दी। दरअसल चेन नान बिल्कुल भी थका नहीं था। उसने जू केरन के थोड़ा आराम करने तक इंतजार करने की योजना बनाई थी, उसके बाद ही वह दूसरा राउंड खेलेगा। लेकिन उसे इतना थका हुआ देखकर उसे कुछ अनिच्छा महसूस हुई। आखिरकार उसका काम पहले से ही थका देने वाला था। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं थी कि काम के बाद उन्हें अस्पताल में अपने गंभीर रूप से बीमार पति की देखभाल भी करनी पड़ती थी। अपने बगल में सो रहे प्यारे व्यक्ति की सांसों की लय को महसूस करते हुए चेन नान ने धीरे से अपना हाथ हटा लिया जिस पर वह टिकी हुई थी। फिर वह दबे पांव बालकनी में गया, पैर मोड़कर बैठ गया और साधना करने लगा। जू केरन के साथ मिलन के दौरान उन्होंने अपने शरीर के भीतर एक रहस्यमय उपस्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि यह रहस्यमय उपस्थिति क्या थी। अफसोस, वह अपने शरीर के अंदर झांक नहीं सकता था। उस रहस्यमय उपस्थिति को देखने में असमर्थ था। हालांकि वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका शरीर हल्का और मजबूत हो गया है। क्या ये हो सकता है कि सुश्री जू के साथ मेरे मिलन के दौरान उत्पन्न उपस्थिति सच्ची की हुई है? अंधेरे में चेन नान की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। उसने अपने गुरु से सुना था कि यदि कोई साधक अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है तो केवल सच्ची ची की साधना करके ही वह द्वार में प्रवेश कर सकता है। यद्यपि ऐसा था, लेकिन मार्शल दुनिया में ऐसे गुरु बिल्कुल दुर्लभ थे। नहीं नहीं नहीं, सच्ची क्यूई की खेती के बाद इसे डेंटियन में संग्रहित किया जाना चाहिए। फिर भी मेरा डेंटियन पूरी तरह से खाली था। ऐसा लगता है कि मुझे पहाड़ों पर वापस जाना चाहिए और उस बुरे आदमी से पूछना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है, जब तक यह मेरे शरीर को बेहतर बना सकता है, ये पर्याप्त है। चेन नान बहुत खुश था। फिर वह शयन कक्ष में वापस आया और देखा कि वह सज्जन व्यक्ति उसके बिस्तर पर एक छोटी सी बिल्ली के बच्चे की तरह सो रहा था। उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान फैल गई। अतीत में वह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कोई अत्यंत सुंदर स्त्री उसके बिस्तर पर सोएगी। इसके अलावा वह नग्न थी। यद्यपि कमरे में अंधेरा था, फिर भी उसमें एक धुंधली सुंदरता थी। वह धीरे से बिस्तर पर लेट गया, जू केरन के पीछे से लिपट गया और एक हाथ में उसके मुलायम और भरे हुए स्तन को थामे हुए वह धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया। उस रात वह असाधारण रूप से गहरी और आराम से सोए। ये भावना उससे भी अधिक तीव्र थी जब वह पिछली रात अपनी चाची के साथ सोया था। नींद में चेन नान को अपने शरीर पर ठंडक महसूस हुई, मानो कंबल हटा दिया गया हो।
जैसे जैसे उसकी चेतना धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी, उसे अपने चारों ओर एक गर्म आवरण का स्पष्ट एहसास होने लगा। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा कि जू केरेन उसकी टांगों के बीच मोहक ढंग से घुटनों के बल बैठी थी। यह महसूस करते हुए कि चेन नान जाग गई है, जू केरेन ने शर्माते हुए ऊपर देखा। उसकी आंखें वसंत की वासना से भरी थीं। क्या तुम्हें इस तरह से जगाया जाना पसंद है? अध्याय 14 स्कूल की सुंदरी को मालिश देना। चेन नान ने अवचेतन रूप से निगल लिया और बार बार सिर हिलाया। मुझे ये पसंद है, मुझे ये वास्तव में पसंद है। आइए हम यहाँ ईमानदार रहें। एक ऐसे आदमी की तरह जो सुबह उठते ही चिड़चिड़ा हो जाता है। इस अनोखी और कोमल कराह को सुनकर उसे जरा भी गुस्सा नहीं आया। जू केरेन के होंठ मुड़ गए और एक दिलचस्प मुस्कान प्रकट हुई। क्या आप कल रात की शर्त पूरी करने जा रहे हैं? चेन नान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे याद आया कि पिछली रात की शर्त उसके साथ सेक्स करने की थी। हालांकि वह अनिच्छुक था, फिर भी उसने कहा, तो चलो करते हैं। मैं तुम्हें इतनी आसानी से वहां अपना स्वाद नहीं चखने दूंगी। जू केरेन ने नखरे से मुंह बनाया। उसका चेहरा लाल हो गया जब वह चेन नान की कमर पर बैठी और फिर धीरे से बैठ गई। चेन नान भी तीव्र कसाव और गर्मी से घिरा हुआ था। इस अद्भुत अनुभूति ने उसे उस पल में खो दिया। विशेषकर जू केरेन को आकर्षण से भरे चेहरे और उसकी आंखों में स्वप्निल भाव देखकर उसके भीतर फिर से उपलब्धि की प्रबल भावना उमड़ पड़ी। इस बार जू केरेन सौम्य और लयबद्ध थी, पिछली रात की तरह नहीं। वह चेन नान की गर्मी और दृढ़ता का आनंद ले रही थी। जब वह सांस लेने के लिए हौंट रही थी तो चेन नान ने उसे स्थिति बदलने का सुझाव दिया। वह बूढ़ा आदमी बन गया और पीछे से जू केरेन में प्रवेश किया। उसकी आंखों के सामने उसका सेक्सी और गोरा आड़ू के आकार का नितंब था और अपने कोमल धक्कों से उसके सामने खड़ी सुंदरी ने मधुर सुरीली कराहें निकाली। आधे घंटे बाद चेन नान ने खुद को मुक्त कर लिया और जू केरेन को वे सभी गोलियां दे दी जो उसने उस रात बरामद की थी। मैं पहले अस्पताल जा रही हूँ, बाद में स्कूल में मिलूंगी। जू केरेन ने चेन नान को स्नेह से भरा एक गहरा चुंबन दिया, फिर कपड़े पहने, सादे ढंग से नहाया और बाईजी के घर से निकल गई। उसे अस्पताल में अपने पति के लिए नाश्ता लाना था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अपनी पसंद की महिला के साथ सुबह के सत्र के परिणाम स्वरूप चेन नान को बहुत उत्साह महसूस हुआ। कक्षा में पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी पाठ्यपुस्तक उठाई और गंभीरता से समीक्षा करना शुरू कर दिया। कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले अंतिम चरण की तैयारी करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। सुबह का तीसरा पाठ जू केरेन की चीनी भाषा की कक्षा थी, जहां उन्होंने काला सूट पहना था। उनके पूरे व्यक्तित्व से शालीनता और गरिमा झलक रही थी। विशेषकर कक्षा के दौरान उसका गंभीर व्यवहार चेन नान को और भी अधिक पसंद आ गया, क्योंकि यह बिस्तर पर जू केरेन के कामुक व्यवहार से बिल्कुल विपरीत था। ठीक तभी लियू यी ने अपने पेट को पकड़ लिया और दर्द भरी कराह निकली। उसके चेहरे पर परेशानी के कारण ऐंठन हो गई और उसके माथे पर ठंडे पसीने की पतली परत उभर आई। जू केरेन ने तुरंत लियू यी की बेचैनी को देखा और दौड़कर पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? गुरुजी, मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, लियू यी ने पीड़ा भरे भाव से कहा। जू केरेन ने चेन नान की ओर देखा। क्या आप यी को चिकित्सक के कार्यालय ले जा सकते हैं? जरूर। चेन नान जल्दी से उठ खड़ा हुआ, कई आंखों में ईर्ष्या के साथ लियू यी का समर्थन करते हुए, और वे चिकित्सक के कार्यालय की ओर चल पड़े। डॉक्टर वांग, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कृपया मेरी मदद करें। चिकित्सक के कार्यालय में प्रवेश करते ही लियू यी ने पीड़ा भरे चेहरे के साथ वांग ली से कहा। ये 30 वर्ष की एक खूबसूरत महिला थी, जिसके लंबे काले बाल एक साधारण पोनीटेल में बंधे थे। वह पेशेवर और ऊर्जावान दिख रही थी। उसकी त्वचा गोरी और चमकदार थी और वह गोल चश्मा पहनती थी, जो उसके बौद्धिक आकर्षण को बढ़ाता था। लंबी और सुंदर, वह सफेद कोट पहने हुए थी और बहुत कुशल दिख रही थी। वांग ली ने अपने हाथों से किताब नीचे रख दी। उसका चेहरा कोमल था। मेरे साथ आओ, मुझे एक नजर डालने दो। ये कहते हुए उसने चेन नान को मदद करने का संकेत दिया। चेन नान ने समझा और लियू यी को परीक्षा कक्ष में बिस्तर पर लेटने में मदद की। वांग ली ने अपना स्टेथोस्कोप उठाया और लियू यी की गंभीरता से जांच करना शुरू कर दिया, फिर पूछा कि क्या उसने कोई ठंडा खाना खाया है। फिर उन्होंने कहा, यह स्पष्ट रूप से तीव्र आंत्रशोथ का मामला है, आपको इव ड्रिप की आवश्यकता होगी। यदि ऐसा है तो आपको छुट्टी लेकर घर जाना होगा, क्योंकि स्कूल में इव नहीं लगाया जा सकता। लियू यी का चेहरा चिंता से भरा था, लेकिन आज दोपहर को बेसलाइन टेस्ट है। यह आधारभूत परीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण था और वह इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वांग ली ने असहाय महसूस करते हुए कहा, यद्यपि परीक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप आज दोपहर को परीक्षा नहीं दे सकते। लियू यी को इतना चिंतित देखकर चेन नान ने कहा, ठीक है, मैंने कुछ समय के लिए पारंपरिक चीनी चिकित्सा का अध्ययन किया है, और अगर यही मुझ पर भरोसा करती है तो मैं आपका इलाज करने की कोशिश कर सकता हूँ। इससे आपका दर्द कम हो सकता है। इससे पहले कि लियू यी जवाब दे पाती, वांग ली ने हल्के से हंसते हुए कहा, सहपाठी, बीमारियों का इलाज करना उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप खिलवाड़ न करें। अगर कुछ गलत हो जाए तो क्या आप उसके परिणाम भुगत सकेंगे? ये स्पष्ट किया गया था। वांग ली को चेन नान की क्षमताओं पर विश्वास नहीं था। भले ही उसके बालों में पिन लगी हुई थी और उसने काले रंग की ताओवादी पोशाक पहन रखी थी, जिससे लोगों को एक साधु की शान और परिष्कार का आभास होता था, परंतु वह अभी भी बहुत छोटा था, सम्मान पाने के लिए पर्याप्त रूप से आश्वस्त करने वाला नहीं। लियू यी का चेहरा पीला पड़ गया था और उसने कमजोरी से पूछा, आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे? चेन नान ने जवाब दिया, बस पेट पर मालिश करनी है। तो फिर चलो इसे आजमाते हैं। लियू यी को चेन नान के कौशल पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक मालिश थी और इससे निश्चित रूप से कोई दुर्घटना नहीं होगी। यदि चेन नान वास्तव में उसके दर्द को कम कर सकती तो उसे इव ड्रिप लगवाने के लिए छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भले ही इससे दर्द कम न हो, लेकिन ये कोई नुकसान नहीं होगा। चेन नान ने वांग ली को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर वांग, क्या आप एक पल के लिए बाहर निकलेंगे? वांग ली मुड़ा और बाहर चला गया, मेज से एक किताब उठाई और उसे ध्यान से पढ़ने लगा। परीक्षा कक्ष में चेन नान ने लियू यी से कहा, बस अपना टॉप ऊपर उठाओ और अपना पेट दिखाओ। लियू यी ने धीरे से गुनगुनाया, फिर चेन नान के निर्देशानुसार किया, अपनी शर्ट को ऊपर उठाकर अपना सपाट पेट दिखाया। शायद इसलिए कि दर्द बहुत ज्यादा था, उसे इस बात पर शर्म महसूस नहीं हुई कि चेन नान एक पुरुष था। उसके सपाट और कोमल पेट को देखकर चेन नान की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हालांकि जू केरेन का पेट भी सपाट और कोमल था, लेकिन ये लियू यी जैसी युवा लड़की से अलग था, खासकर उसकी नाजुक नाभि, जो किसी खिले हुए फूल की तरह लग रही थी। खुद को आगे सोचने का मौका दिए बिना उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपने हाथ लियू यी के पेट पर रख दिए और मालिश और दबाव डालना शुरू कर दिया। उसकी त्वचा चिकनी और नाजुक थी और जब चेन नान ने उस पर हाथ रखा तो अद्भुत अनुभूति तुरंत उसके दिल तक पहुंच गई।
हालांकि वह अपना काम नहीं भूला और ध्यान और समर्पण के साथ लियू यी की मालिश करना जारी रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, लियू यी के चेहरे पर पीड़ा का भाव स्पष्ट रूप से उभरने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर से दर्द के धीरे धीरे दूर होने का आनंद लेने लगी। चेन नान की विशेष तकनीक ने उसे पहले से अज्ञात विश्राम भी प्रदान किया, जिससे वह पढ़ाई की कठिनाइयों को भूल गई। उसके शरीर का दर्द पूरी तरह गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगा। फिर भी वह चेन नान की अनोखी तकनीकों में लिप्त रही, अपने लाल होठों को हल्के से काटती रही और हल्की कराहती रही। खूबसूरत स्कूल सुंदरी की कराह सुनकर चेन नान को लगा कि उसका मुंह सूख गया है और उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह सुइयों के बीच बैठा हो, मानो स्कूल की सुंदरी की मालिश करना एक कष्टदायक कार्य बन गया हो। उस समय लियू यी ने अवचेतन रूप से आगे बढ़कर चेन नान के हाथों को पकड़ लिया। उसकी आंखें विनती से भरी थीं, मालिश बंद करो। चेन नान पूरी तरह से हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि लियू यी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था। लेकिन जब उसने उस खूबसूरत स्कूल सुंदरी के माथे पर लाली देखी और उसका दुबला शरीर अनायास ही कांप उठा, उसका दिमाग खाली हो गया। उसने केवल उसके पेट की मालिश की, फिर भी उसमें शारीरिक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। चेन नान की हैरान निगाहों को देखकर लियू यी ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि उसे पता है कि उसने एक शारीरिक प्रतिक्रिया का अनुभव किया है। उसके सुंदर चेहरे पर तुरंत शर्म की लाली उभर आई और उसका हृदय चौंके हुए हिरण की तरह धड़कने लगा। वह चाहती थी कि उसे जमीन में कोई दरार मिल जाए जिसके जरिए वह अंदर घुस सके, क्योंकि उसने कभी भी अपने आप को ऐसी शर्मनाक स्थिति में नहीं सोचा था। बिना ज्यादा सोचे समझे वह जल्दी से उठ बैठी, जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और घबराई हुई नजर से बोली, अच्छा अब मुझे कक्षा में वापस जाना चाहिए। ये कहते हुए वह भाग गई। चेन नान की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाई। वाह, क्या वह सचमुच ठीक हो गई है। लियू यी को हल्के कदमों और लाल चेहरे के साथ अस्पताल से बाहर निकलते देख वांग ली की खूबसूरत आंखों में अविश्वास की झलक दिखी। वह जानती थी कि उसने ताओवादी पोशाक पहने और सिर पर हेयरपिन लगाए इस युवक को कम आंका था, इसलिए वह जल्दी से परीक्षा कक्ष में चली गई। लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसके सिर में झुरझुरी सी दौड़ गई और हृदय में एक तीव्र लहर उठ गई। वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि उसके ताओवादी लबादे के नीचे एक भयावह आकृति थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई मोटी छड़ी छुपी हुई हो, जिससे वह हैरान और भयभीत हो गई। साथ ही वह जानती थी कि लियू यी की मालिश करते समय चेन नान को शारीरिक प्रतिक्रिया का अनुभव हुआ होगा। उसने अजीब सी खामोशी को तोड़ने के लिए अपना गला साफ किया और आकर्षक ढंग से मुस्कुराई, मैं वांग ली हूँ, आपका नाम क्या है? चेन नान ने शर्मिंदा चेहरे के साथ कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग ली को ऐसे असहज क्षण का सामना करना पड़ेगा। वांग ली ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी आंखों में उत्सुकता थी। वास्तव में मुझे हमेशा से पारंपरिक चीनी चिकित्सा में बहुत रुचि रही है। क्या हम इसके बारे में निजी तौर पर बात कर सकते हैं? वांग ली कॉलेज से स्नातक होने के बाद कार्यबल में शामिल हो गए थे। वह एक डॉक्टर बनना चाहती थी जो लोगों की जान बचा सके और घायलों की मदद कर सके। हालांकि मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि न होने के कारण उन्हें स्कूल के अस्पताल में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। हालांकि यह काम आसान था, लेकिन यह वह नहीं था जो वह चाहती थी। इस प्रकार वह अपना पूरा दिन चिकित्सा संबंधी पुस्तकें पढ़ने में बिताती थी तथा अपने पेशेवर ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करती थी। फिर भी अधिकांश पुस्तकें केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही प्रदान करती थी, केवल दूसरों के सिद्धांतों के आधार पर अपने कौशल को बढ़ाना कठिन था। यही कारण है कि उसे चेन नान में इतनी दिलचस्पी थी, क्योंकि वह महसूस कर सकती थी कि चेन नान की चिकित्सा कौशल वास्तव में चमत्कारी थी। चेन नान ने माफी मांगी, मुझे खेद है डॉक्टर वांग, लेकिन मेरे गुरु ने कहा है कि हमें अपनी चिकित्सा कौशल का खुलासा नहीं करना चाहिए। चेन नान के गुरु का नाम सेलेस्टियल मास्टर था, जिनके पास चमत्कारिक चिकित्सा कौशल था और वे जीवन बचाने और घायलों की मदद करने के कर्तव्य को निभाते थे। हालांकि जब चेन नान ने पहाड़ छोड़ा तो उसे निर्देश दिया गया कि यद्यपि वह दूसरों को बचा सकता है और उनकी सहायता कर सकता है, लेकिन उसे उनकी चिकित्सा कौशल किसी और को नहीं सिखाना है। जहां तक कारण का सवाल है, चेन नान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वांग ली को उम्मीद नहीं थी कि चेन नान उसे मना कर देगा। उसने सहज रूप से उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से विनती की, मैं आपसे चिकित्सा कौशल सीखने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस अपने अनुभव साझा करना चाहती हूँ। कृपया छोटे भाई, क्या आप अपनी बहन के लिए हाँ कहेंगे? सफेद कोट वाली सुंदर डॉक्टर को इस तरह भीख मांगते देख चेन नान को अचानक लगा कि उसका मुंह सूख गया है और उसकी सांस बहुत तेज हो गई। फिर भी वह उसकी सुंदरता से प्रभावित नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया और कहा, डॉक्टर वांग, मैं वास्तव में इससे सहमत नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे कक्षा में वापस जाना चाहिए, उन्होंने कहा और जल्दी से बाहर चले गए। वह एक खूबसूरत महिला को मना नहीं कर सका, लेकिन जब बात उनके वंश की चिकित्सा कला की आई, वह सचमुच नहीं जानता था कि कैसे चुनना है। चेन नान को भागते हुए देखकर वांग ली ने अपने चश्मे को अपनी नाक के पुल पर ठीक किया। उसकी आकर्षक आड़ू जैसी आंखों में एक उत्तेजक मुस्कान दिखाई दी। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मेरे 5 फिंगर माउंटेन से बच सकते हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जैसे ही मैं कक्षा के दरवाजे पर पहुंचा, कक्षा समाप्ति की घंटी बज उठी। जू केरेन अपनी शिक्षण सामग्री सामने लेकर आई। उसके चेहरे से शीतलता और उत्तम सौंदर्य झलक रहा था, जो बर्फ की रानी के स्वभाव का प्रतीक था। लेकिन चेन नान को देखकर उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। उसने कहा, मध्यावधि परीक्षा आज दोपहर है। दोपहर के भोजन के बाद मेरे छात्रावास में आओ, मैं तुम्हें अपने पाठों के लिए कुछ निजी ट्यूशन दूंगी। चेन नान ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया, हाँ गुरुजी। जू केरेन के चले जाने के बाद कक्षा के अन्य छात्र भी बाहर जाने लगे। जो बच्चे नजदीक में रहते थे वे दोपहर के भोजन के लिए घर चले गए, जबकि जो बच्चे दूर रहते थे या बोर्डिंग में पढ़ते थे वे स्कूल के बाहर कैफेटेरिया या फूड स्टॉल पर चले गए। जिजू प्रथम मध्य विद्यालय मेरी चाची के घर से काफी दूर था, इसलिए चेन नान हमेशा स्कूल के कैफेटेरिया में दोपहर का भोजन करता था। हालांकि कैफेटेरिया का भोजन बाहर के भोजन जितना स्वादिष्ट और प्रचुर नहीं था, फिर भी कम से कम इससे भोजन की स्वच्छता की गारंटी तो मिलती थी। वह कैफेटेरिया में गया, अपना खाना खाया और फिर बैठने के लिए एक शांत जगह ढूंढी। जब वह अपना दोपहर का भोजन खा रहा था, लियू यी अपनी ट्रे लेकर आए और उसके सामने बैठ गई। चेन नान पहले से ही जिजू प्रथम मध्य विद्यालय में एक उत्कृष्ट व्यक्ति थे। वे जहां भी जाते थे ध्यान आकर्षित करते थे। लियू यी का तो जिक्र ही न करें, जो स्कूल की 3 सुंदरियों में से एक थी। जब वह चेन नान के सामने बैठी तो उसने तुरंत आसपास के छात्रों का ध्यान आकर्षित कर लिया और उनके बारे में कानाफूसी होने लगी। तथापि न तो चेन नान और न ही लियू यी ने अन्य लोगों की घूरती निगाहों और गपशप पर ध्यान दिया। मेरे तीव्र आंत्रशोथ को ठीक करने के लिए धन्यवाद, लियू यी ने सिर झुकाकर अपनी थाली से खाना खाते हुए कहा। हालांकि उसे अपनी पिछली शारीरिक प्रतिक्रिया पर शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन शांत होने पर उसने सोचा कि चेन नान को धन्यवाद देना जरूरी है।
यदि वह ऐसा न करता तो उसे निश्चित रूप से एक ड्रिप लगवाने के लिए छुट्टी लेनी पड़ती, यहाँ तक कि दोपहर की परीक्षा भी छोड़नी पड़ती। चेन नान ने अपनी ट्रे में ब्रेस्ड पोर्क पर नजर डाली और कहा, भले ही आप ठीक हो गए हों, फिर भी आपको बहुत अधिक चिकना भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह आपके पाचन तंत्र पर अधिक बोझ डाल सकता है। लियू यी ने ओह कहकर स्वीकृति दी और फिर अपनी चॉपस्टिक उठाकर ब्रेस्ड पोर्क के टुकड़ों को अपनी ट्रे से चेन नान की ट्रे में डाल दिया। चेन नान दंग रह गया। मैंने तो तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि चिकनाई वाली चीजें मत खाओ, पर मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा था कि मुझे अपना ब्रेस्ड पोर्क दो, है ना? ये दृश्य देखकर आसपास के छात्रों की रूह कांप उठी। वे पहले से ही लियू यी और चेन नान को एक साथ बैठकर भोजन करते हुए स्वीकार करने में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अब स्कूल की सुंदरी लियू ने अपना खाना उसके साथ साझा किया था। इससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें जबरदस्ती कुत्ते का खाना खिलाया जा रहा हो। और उन्हें यह भी एहसास हुआ, चेन नान और लियू यी के बीच का रिश्ता सिर्फ डेस्कमेट से कहीं अधिक था। लियू यी को स्वयं एहसास हुआ कि उनका व्यवहार कुछ हद तक अनुचित था, क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति को भोजन लेने में मदद करना एक बहुत ही अंतरंग भाव होता है। तुरंत ही उसके गालों पर शर्म और घबराहट की झलक दिखाई दी। मेरी माँ ने मुझे हमेशा भोजन को संजोकर रखना सिखाया है। यदि आप इसे खाना नहीं चाहते हैं तो आप इसे कूड़ेदान में फेंक सकते हैं। यह अच्छी आदत है। चेन नान मुस्कुराया और फिर उत्सुकता से उसके सामने रखे ब्रेस्ड पोर्क को खाने लगा। ये देखकर लियू यी के शुद्ध और आकर्षक चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई दी। एक खिलते हुए फूल की तरह यह अद्भुत था और दिल को छू जाता था। केवल इसलिए नहीं कि चेन नान ने उसके ब्रेस्ड पोर्क को अस्वीकार नहीं किया था, उन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनके बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उसे क्या पता था कि ये दृश्य, जिसे दूर से एक युवक देख रहा था, उसने अपनी मुठ्ठियां कसली थीं और उसकी आंखें तीव्र घृणा से भर गई थीं। स्कूल में कई लड़के लियू यी के प्रति गुप्त रूप से आकर्षित थे या उसके प्रशंसक थे। जब भी वे विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति को लियू यी के बहुत करीब आते देखते तो उनकी दुश्मनी भड़क जाती। दूरी पर खड़ा हुआंग युआन नाम का एक युवक उनमें से एक था। इसके अलावा वह वरिष्ठ वर्ष की कक्षा 1 के गणित वर्ग के प्रतिनिधि भी थे। चेन नान और लियू यी को इतना स्नेहपूर्वक व्यवहार करते देख उसके दिल में क्रोध की तीव्र लहर उमड़ पड़ी। उसने चुपचाप चेन नान को भारी कीमत चुकाने की कसम खा ली। चेन नान इस बात से पूरी तरह अनजान थी। रात्रि भोजन के बाद लियू यी के नेतृत्व में वह जूकेरेन के छात्रावास में पहुंचे। उसी समय एक अन्य लड़की ने जूकेरेन से प्रश्न पूछना समाप्त किया था और अपनी पाठ्यपुस्तक लेकर बाहर चली गई थी। शिक्षक जू, नियमित रूप से इंस्टेंट नूडल्स खाना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लियू यी ने जूकेरेन के छात्रावास में मेज पर इंस्टेंट नूडल्स का एक कप देखकर चिंता से कहा। जूकेरेन मुस्कुराई और बोली, आप पहले बाहर जाए, मुझे चेन नान को उसका होमवर्क पढ़ाना है। लियू यी ने स्वीकृति में गुनगुनाया, फिर बाहर निकल गया। बैठो। जूकेरन ने तैयार टेस्ट पेपर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, आज दोपहर का आपका काम इस टेस्ट पेपर को खत्म करना है। चेन नान खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सकी, क्या आपने मुझे सिर्फ पढ़ाई में मदद करने के लिए आने के लिए कहा था? जूकेरन की खूबसूरत आंखें चमक उठीं और उसने अधीरता से कहा, और क्या होगा? तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करना चाहती हूँ, है ना? चेन नान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी होगी। जूकेरन की निगाहों में वसंत की झलक दिखी, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये स्कूल है, बकवास सोचना बंद करो और सवाल पूछना शुरू करो। चेन नान ने अपने होठों को दबाया, एक चुंबन। जूकेरन ने असहायता का भाव दिखाया, लेकिन फिर भी उसने चेन नान को चूम लिया। लेकिन जैसे ही वह चेन नान से दूर जाने वाली थी, उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसे बेरहमी से चूम लिया। उसी समय उसका दाहिना हाथ शरारती ढंग से जूकेरन के सामने गर्वित पूर्णता पर चढ़ गया। यहाँ तक कि कपड़े के माध्यम से भी वह स्पष्ट रूप से अद्भुत स्पर्श महसूस कर सकता था। जूकेरन ने चेन नान से इतनी साहसी होने की उम्मीद नहीं की थी, और यद्यपि वह इच्छा से जल रही थी, उसने अपनी इंद्रियां नहीं खोई थीं। उसने बलपूर्वक खुद को चेन नान के आलिंगन से मुक्त किया, अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक करते हुए चेन नान को चेतावनी भरी नजर से देखा, बकवास मत करो, अगर बाद में कोई छात्र आ गया तो क्या होगा? हालांकि वह भी चेन नान के साथ इस तरह की चीजें करने के लिए तरस रही थी, लेकिन यह उसका छात्रावास था। कोई भी छात्र किसी भी समय प्रश्न लेकर आ सकता है। चेन नान ने अपने सामने लगे छोटे से तंबू को देखा और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाते हुए कहा, लेकिन ये वास्तव में असुविधाजनक है। जूकेरन ने भी उस भयावह रूपरेखा को देखा, उसका दिल अचानक धड़कना बंद हो गया। वह उस सुबह चेन नान के साथ ही थी, तथापि जब उसे याद आया कि पिछली रात चेन नान ने दोबारा शुरू करने से पहले बाहर नहीं निकला था, तो उसका आंतरिक सदमा कम हो गया। एक पल की हिचकिचाहट के बाद वह शर्मा गई और बोली, अपने सवालों पर ध्यान दो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। ये कहते हुए वह घुटनों के बल बैठ गई और मेज के नीचे घुस गई। यद्यपि वे यहाँ वह सब नहीं कर सकते थे जो वे दोनों करना चाहते थे। वह नहीं चाहती थी कि चेन नान को कष्ट सहना पड़े। यद्यपि डेस्क के नीचे की जगह काफी छोटी थी, फिर भी वह उसके छोटे कद को समायोजित करने के लिए पर्याप्त थी। ठीक वैसे ही जैसे उसका छोटा शरीर चेन नान के बेलगाम आने जाने को सहन कर सकता था। जब चेन नान ने स्वयं को उस गर्म अनुभूति से घिरा हुआ महसूस किया, तो उसका पूरा शरीर अनायास ही कांप उठा। यह अद्भुत अनुभूति तुरंत उसके हृदय तक पहुंची तथा उसे तैरने जैसा एहसास हुआ। इस बार उन्होंने जानबूझकर अवधि को नियंत्रित नहीं किया और केवल 10 मिनट के बाद उन्होंने जूकेरन को अपना उत्कट वीर्यमुक्त कर दिया। आखिरकार केरन ने उसके लिए पहले से ही टेस्ट पेपर तैयार कर रखा था। उसे अपने अंक सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। वह केरन की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। केरन थोड़ी थकी हुई सी लग रही थी, मेज के नीचे से रेंगती हुई बाहर आई, उसका चेहरा लाल हो गया था और उसने डांटते हुए कहा, तुम छोटे बदमाश, अब संतुष्ट हो। ध्यान केंद्रित करो और टेस्ट पेपर पर काम शुरू करो, और यदि तुम 5 से अधिक प्रश्न गलत कर दोगे तो मुझे छूने के बारे में भी मत सोचना। उसे नान के साथ ऐसी चीजें करने में कोई आपत्ति नहीं थी, भले ही इसके लिए उसे अपने मुंह का इस्तेमाल करके उसे मुक्त करने में मदद करनी पड़े। और यह सब नान के शैक्षणिक प्रदर्शन को सुधारने के उद्देश्य से था। नान ने गंभीरता से सिर हिलाया और सवालों के जवाब देने के लिए कलम उठा ली। इस बीच केरन ने मौका पाकर बाथरूम में घुसने का प्रयास किया। वह दरवाजे के सहारे झुक गई, अपनी आंखें बंद कर ली और अपना हाथ अपनी टांगों के बीच डाल लिया। उसका मन नान के मांसल शरीर, उसकी जलती हुई निगाहों और उसके उस बड़े खजाने की छवियों से भरा हुआ था, जिसे वह प्यार भी करती थी और नफरत भी करती थी। शरीर में अनियंत्रित कंपन के साथ ही उसने अपने हाथ से जो काम कर रही थी उसे रोक दिया। उसके गालों पर एक मोहक लाली छा गई, विशेषकर उसकी आंखों में एक मोहक भाव जो सचमुच अद्भुत था। बेशक नान को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि केरन उसकी पीठ पीछे हाथ का काम कर रही थी, अन्यथा वह उसकी मदद जरूर करता, चाहे कुछ भी हो जाए। 20 मिनट बाद नान ने केरन को टेस्ट पेपर देते हुए कहा, टीचर जू, क्या आप मेरे पेपर पर एक नजर डाल सकते हैं?
केरन आराम से बिस्तर पर बैठ गई। उसका एक पैर दूसरे के ऊपर सुरुचिपूर्ण ढंग से रखा हुआ था, जिससे उसकी कामुक टांगें पूरी भव्यता के साथ प्रदर्शित हो रही थीं। उन्होंने नान के टेस्ट पेपर की गंभीरता से जांच की और यह प्रक्रिया लगभग 5 मिनट तक चली। इस दौरान वह असाधारण रूप से गंभीर और एकाग्र थी, जिससे नान को उसका एक अलग पक्ष भी दिखा। वह कुंवारी की तरह शांत थी। बुरा नहीं है, आपने सभी 50 प्रश्न सही किए हैं और आपका निबंध विशिष्ट रूप से परिकल्पित और काफी गहरा है। यदि निबंध के लिए पूर्ण अंक 60 है, तो आपको कम से कम 50 अंक मिल सकते हैं, या इससे भी अधिक। वह जानती थी कि नान के पिछले ग्रेड खराब नहीं थे, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह चीनी भाषा में इतना अच्छा प्रदर्शन करेगा। विशेषकर निबंध का विषय ऐसा कुछ जो किसी हाई स्कूल के छात्र के दिमाग की उपज नहीं लगता था, यहाँ तक कि उसे भी नैन का निबंध आश्चर्यजनक लगा। नान ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका श्रेय उन अनेक पुस्तकों को जाता है जो मैंने पिछले 2 वर्षों में पढ़ी हैं। उन्होंने 2 साल पहाड़ों में खेती करते हुए बिताए, बाहरी दुनिया से कटे रहे और अपने दिन केवल किताबों के साथ गुजारे। चीनी भाषा वास्तव में उनके लिए बहुत आसान थी। केरन ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर कहा, कक्षा शुरू होने वाली है, आपको कक्षा में वापस जाना चाहिए। अलविदा मेरे प्यारे। नान ने अनिच्छा से केरन की ओर हाथ हिलाया। क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? केरन ने गुस्से से डांटा। उसे डर था कि कहीं कोई पतली दीवारों के पीछे से सुन न ले। नान ने ठहाका लगाया और केरन के छात्रावास से उत्साहपूर्वक बाहर निकल गया। इसके बाद निदान परीक्षण किया गया। यद्यपि ये केवल एक निदानात्मक परीक्षण था, फिर भी विद्यार्थियों ने इसे बहुत गंभीरता से लिया तथा बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। चूंकि हाई स्कूल में बहुत सारे विषय थे, इसलिए एक ही दोपहर में सभी परीक्षाएं समाप्त करना असंभव था। उस दोपहर उन्होंने केवल 3 अनिवार्य विषयों की परीक्षा ली, चीनी, गणित और अंग्रेजी। परीक्षण समाप्त होते होते अंधेरा हो गया। नान शाम को अध्ययन के लिए नहीं रुके और स्कूल के बाद वे अपनी मौसी के घर वापस चले गए। शाम को स्वयं अध्ययन करने से ग्रेड में सुधार हो सकता है, लेकिन केरन जैसी सुंदर शिक्षिका के साथ अध्ययन की दक्षता की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। केरन भी एक बैग और ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए स्कूल के गेट की ओर जा रही थी। लेकिन उस क्षण सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहने एक लंबा और पतला युवक केरन के सामने रुका। केरन ने उसे अपनी कक्षा का छात्र पहचान लिया और शांति से पूछा, छात्र हुआंग युआन, क्या बात है? युआन एक पल के लिए हिचकिचाया, उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ हो गई। शिक्षक झू, मुझे रिपोर्ट करना है कि नान और लियू यही डेटिंग कर रहे हैं। हुआंग युआन की बातें सुनकर झू केरन अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्योंकि वह जानती थी कि लियू यही का कॉलेज से पहले डेटिंग करने का कोई इरादा नहीं था। भले ही चेन नान काफी असाधारण था, लेकिन वह अभी तीसरी कक्षा की कक्षा 1 में आया था और लियू यी का डेस्कमेट बन गया था। वे दोनों इतनी जल्दी अपने रिश्ते की पुष्टि कैसे कर सकते थे? अपने शब्दों के प्रति झू केरन के संदेह को देखकर हुआंग युआन ने जल्दी से अपना फोन निकाला, एक वीडियो खोला जो लियू यी और चेन नान के एक साथ भोजन करने का फुटेज था। ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि लियू यी अपना ब्रेस्ट पोर्ट चेन नान को दे रही थी। लियू यी के चेहरे पर मधुर और मनमोहक मुस्कान भी देखी जा सकती थी जब चेन नान ने उसका दिया हुआ ब्रेस्ट पोर्ट खाया। शिक्षक झू, हम अब गाओकाओ की तैयारी के सबसे महत्वपूर्ण चरण में हैं। आपको चेन नान और लियू यी के बीच रोमांस को रोकना होगा, उन्हें अलग करना सबसे अच्छा है, हुआंग युआन ने धार्मिकता के भाव के साथ कहा। केवल ऐसा करके ही हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि गाओकाओ के दौरान उनका प्रदर्शन स्थिर रहे। हुआंग युआन ने नैतिक श्रेष्ठता की भावना के साथ कहा, इस बात की भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उनका रोमांस हमारी कक्षा के औसत अंकों को प्रभावित करेगा। भले ही वह चेन नान और लियू यी को अलग नहीं कर सकता था, फिर भी वह झू केरन को उनकी सीटें अलग करने के लिए मनाना चाहता था। इस तरह वह थोड़ा अधिक सहज महसूस करेगा। झू केरन ने सोच समझकर सिर हिलाया, फिर तेजी से विषय बदल दिया। हुआंग युआन, लगता है आपने कुछ अनदेखा कर दिया है। हुआंग युआन की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह पूछे बिना न रह सका, यह क्या है? झू केरन ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, स्कूल के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग करना प्रतिबंधित है। हुआंग युआन के चेहरे पर अभिव्यक्ति तुरंत जम गई। वह चेन नान और लियू यी को बेनकाब करने में इतना व्यस्त था कि उसने स्कूल में मोबाइल फोन के उपयोग पर लगे प्रतिबंध को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मैं आपके फोन को गाओकाओ के बाद तक सुरक्षित रखूंगी, झू केरन ने कहा और फोन बंद करके उसे अपने बैग में रख लिया। फिर वह अपनी ऊंची एड़ी के जूते में स्कूल के गेट की ओर चली गई। हुआंग युआन जल्दी से उसके पीछे गया। शिक्षक झू, आप चेन नान और लियू यी की डेटिंग के मामले से कैसे निपटेंगे? झू केरन ने उसकी ओर देखा, किसने कहा कि हाई स्कूल के छात्रों को डेटिंग की अनुमति नहीं है? हुआंग युआन वहीं पर दंग रह गया। तो क्या मेरी बकवास बिल्कुल बेकार थी? और इससे भी बदतर बात यह थी कि शिक्षक ने मेरा फोन भी जब्त कर लिया। यह उस निरर्थक प्रयास से किस प्रकार भिन्न है जिसका अंत हानि के रूप में होता है? हुआंग युआन, गाओकाओ 2 महीने में है। मेरा सुझाव है कि आप अपना रवैया सुधार लें और दूसरे लोगों के मामलों को अपनी मनस्थिति को प्रभावित न करने दें। झू केरन ने गंभीरता से सलाह दी और फिर वह तेजी से आगे बढ़ी। धीरे धीरे हुआंग युआन की नजरों से ओझल हो गई। वास्तव में वह जानती थी कि चेन नान और लियू यी सिर्फ सहपाठी थे। हुआंग युआन ने जो बताया था वैसा कुछ भी नहीं था। अगर वे वास्तव में डेटिंग कर रहे थे, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसे उनसे रिश्ता तोड़ देना चाहिए? नहीं, भले ही वे वास्तव में डेटिंग कर रहे थे, फिर भी उन्हें अलग करना उसके लिए उचित नहीं था। आखिरकार चेन नान और लियू यी दोनों के शैक्षणिक परिणाम उत्कृष्ट थे, विशेषकर लियू यी, जो त्सिंघुआ और पेकिंग विश्वविद्यालय के लिए एक निश्चित उम्मीदवार थे। भले ही चेन नान त्सिंघुआ या पेकिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं पा सके, फिर भी वह एक बहुत अच्छे प्रथम श्रेणी के विश्वविद्यालय में स्थान प्राप्त कर लेंगे। इस समय उन्हें अलग करने से निश्चित रूप से उनकी पढ़ाई और मानसिकता पर असर पड़ेगा। ये जीतते हुए हाथ को पूरी तरह से गलत तरीके से संभालने जैसा होगा। यह ऐसी चीज थी जिसे वह निश्चित रूप से नहीं देखना चाहती थी। इसीलिए हुआंग युआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गूंगा हो जिसने कड़वी जड़ी बूटी चख ली हो और वह अपनी परेशानी बताने में असमर्थ हो गया हो। दया, हुआंग युआन झू केरन की सोच को समझ नहीं सका। अन्यत्र चेन नान अभी घर लौटा ही था कि उसने देखा कि उसकी चाची ने उसके लिए एक शानदार रात्रिभोज की तैयारी की थी, जिसमें उसके द्वारा खरीदे गए जंगली व्यंजन भी शामिल थे। इसके अलावा वहां अबालोन और समुद्री खीरा भी थे, जिन्हें विलासितापूर्ण सामग्री माना जाता है। रात का खाना तैयार है, जल्दी करो और खाने के लिए अपने हाथ धो लो। बाईजी ने एक सफेद टैंक टॉप पहने हुए अपनी गोरी गर्दन और सेक्सी कॉलरबोन को उजागर किया। उसके भरे हुए शरीर के कारण उसकी गहरी दरार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। विशेषकर दरार के दोनों ओर की गोलाई ने चेन नान की पुतलियों को उत्तेजित कर दिया। उसने नीचे ग्रे रंग की शॉर्ट्स पहन रखी थी, जिससे उसकी पतली टांगें साफ दिखाई दे रही थी और वह आकर्षक और गतिशील लग रही थी। चेन नान की गर्म निगाहों को देखकर बाईजी के मन में उथल पुथल मच गई और परसों रात एक दूसरे से लिपटे रहने और एक दूसरे की मदद करने की छवि उसके मन में उभर आई।
उसके चेहरे पर लाली तेजी से फैल गई और वह शर्मिंदगी से डांटते हुए बोली, क्या देख रहे हो? जल्दी करो और अपने हाथ धो लो। चेन नान ने एक मजबूरी भरी मुस्कान के साथ कहा, चाची, मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए लेटने जा रही हूँ, आप खाना खा लीजिए। ये सुनते ही बाईजी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह जल्दी से आगे बढ़ी और अपना नाजुक दाहिना हाथ चेन नान के माथे पर रखा, यह महसूस करना चाहती थी कि उसे बुखार तो नहीं है। लेकिन उसके हाथ से स्पर्श करना बहुत सटीक नहीं था, इसलिए उसने अपनी बाहें चेन नान की गर्दन के चारों ओर लपेटी, उसे दबाया और फिर अपनी पलक का उपयोग करके उसका तापमान महसूस किया। उसके इरादे अच्छे थे, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान वह अंतहीन दरार और पूर्ण गोलाई चेन नान के दृष्टि क्षेत्र में स्पष्ट रूप से उजागर हो गई। विशेषकर चाची के मुंह से आने वाली अनोखी खुशबू ने उसके दिल को गहराई से छू लिया। तथापि वह लगातार अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता था। हालांकि वह अपनी चाची के बारे में गलत विचार रखने से खुद को रोक नहीं सका। कुछ चीजें ऐसी थी जिनके साथ उसे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। यह उनकी अंतिम पंक्ति थी। बुखार भी नहीं है। बाईजी ने चेन नान में बुखार का कोई लक्षण महसूस नहीं किया, लेकिन फिर भी वह चिंतित थी। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम अभी स्कूल लौटी हो और क्योंकि तुम अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित हो। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ और थोड़ा आराम करो, बाद में खाना खा लेना। हम चेन नान ने बार बार सिर हिलाया। जैसे ही वह अपने कमरे में लौटा, उसकी चाची एक गिलास ताजा निचोड़ा हुआ संतरे का जूस लेकर आई। लो, पहले थोड़ा जूस पी लो ताकि विटामिन की पूर्ति हो जाए। वह चेन नान को खाना खिलाने वाली थी। चेन नान को अजीब लगा, आंटी, मैं ये खुद कर सकता हूँ। बाईजी ने धीरे से कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अपनी चाची से खाना खिलाओ। चेन नान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, भले ही मैं ठीक नहीं हूँ, मैं अब बच्ची नहीं हूँ, मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती। बाईजी ने तिरस्कारपूर्वक कहा, भले ही तुम 70 या 80 साल के हो जाओ, अपनी चाची की नजर में तुम अभी भी एक बच्चे हो। ऐसा लगता है कि उसने कुछ सोचा, उसके हाथ में रस कांप उठा और लगभग छलक कर बाहर आ गया। उसके चेहरे पर भी लाली छा गई। निष्पक्ष तौर पर अपनी उम्र के अलावा वह वास्तव में छोटा नहीं था। चाची, कृपया बाहर जाइए, मैं अकेला लेटने जा रहा हूँ। चेन नान ने उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अपनी चाची के हाथ से संतरे का जूस ले लिया। इतनी सेक्सी, खूबसूरत चाची का सामना करना, वह सचमुच घबरा गया था। इस डर से कि वह अपनी आंतरिक तर्कसंगतता को कायम नहीं रख सकेगा। बाईजी को होश आया। ठीक है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना, उसने कहा और बाहर चली गई, लेकिन लगातार पीछे देखती रही। चेन नान के लिए उसकी चिंता स्पष्ट थी। लगभग 1 घंटे बाद जब चेन नान ने दरवाजे की घंटी बजने की आवाज सुनी, तो उसने अपनी चप्पल पहनी और तेजी से कदमों से नीचे की ओर चला गया। तब तक चाची जू केरेन से उसके सिरदर्द के बारे में बात कर रही थी। उन्हें यकीन नहीं था कि क्या वह आज रात उसे होमवर्क पढ़ाने में मदद कर पाएंगी। जू केरेन को भी अपने दिल में एक झटका महसूस हुआ। वह आश्चर्यचकित थी कि चेन नान जैसा मजबूत व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। चेन नान को सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए ड्रैगन की तरह जीवंत देखकर उसे कुछ राहत महसूस हुई। चेन नान ने मुस्कुराते हुए कहा, चाची, मेरे सिर में अब दर्द नहीं है, चलो पहले खाना खाते हैं और खाने के बाद शिक्षक जू से मेरा होमवर्क पूरा करने में मदद मांगते हैं। बाईजी ने एक आंटी की मुस्कान दिखाते हुए कहा, ठीक है, चलो खाना खाते हैं, उसने कहा और जल्दी से थर्मल कंटेनर से खाना निकाल लिया। चेन नान ने जू केरन की ओर देखा, शिक्षक जू, क्या आप हमारे साथ नहीं आएंगे? जू केरन ने भी मेज पर रखे शानदार भोजन को देखा और अचानक उसकी आंखों में आंसू चमक उठे जो दयनीय और आकर्षक लग रहे थे। चेन नान को समझ में नहीं आया, तुम क्यों रो रही हो? मैं ठीक हूँ, शायद बाहर हवा चल रही है, जू केरन ने कहा। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे, उसके दिल में गहरी भावना की लहर उठ रही थी। इससे पहले वह हैरान थी कि चेन नान, जो इतना मजबूत आदमी था, बिना किसी स्पष्ट कारण के सिरदर्द से कैसे पीड़ित हो सकता है। अब जाकर उसे एहसास हुआ, उसे एक अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। उनका तथाकथित सिरदर्द रात का खाना खाने में देरी करने का एक बहाना मात्र था। उसका असली इरादा उसके साथ रात्रि भोजन करने का इंतजार करना था। वास्तव में दोपहर के समय जू केरेन के मन में अभी भी चेन नान के प्रति कुछ नाराजगी थी। लियू यी ने उसे इंस्टेंट नूडल्स खाते हुए देखा और विनम्रतापूर्वक टिप्पणी की कि इंस्टेंट नूडल्स उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, चिंता का एक भी शब्द नहीं कहा। इससे वह बहुत दुखी हुई, क्योंकि उनका रिश्ता सिर्फ शिक्षक और छात्र का नहीं था, बल्कि बहुत अंतरंग भी था। पर अब वह चेन नान को सचमुच समझ गई। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी बात कहने में माहिर नहीं थे। अभी तक वह अपने कार्यों के माध्यम से उसके प्रति अपनी परवाह प्रदर्शित करता था। मेज पर परोसा गया भव्य रात्रिभोज सबसे अच्छा जवाब था। इस पल चेन नान के प्रति जू केरेन की भावनाओं में सूक्ष्म परिवर्तन आया। यदि पहले चेन नान के प्रति उसकी भावनाएं धन और इच्छा से प्रेरित थीं, अब पैसा और इच्छा काफी कम हो गई थी, प्यार की एक झलक से प्रतिस्थापित। बाईजी ने पहले से ही व्यंजनों की एक बड़ी मेज तैयार कर रखी थी और उन्हें जू केरेन के उनके साथ खाने में शामिल होने से कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि उनका रिश्ता नियोक्ता और कर्मचारी का था, वह अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए निजी तौर पर कुछ भोजन साझा करने में खुश थी, खासकर इसलिए क्योंकि वह चेन नान के शैक्षणिक प्रदर्शन को सुधारने में मदद के लिए जू केरेन पर भरोसा कर रही थी। इसलिए जू केरेन भी खाने की मेज पर बैठ गए और शानदार भोजन का आनंद लेने लगे। उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिरी बार उसने इतना स्वादिष्ट और लजीज खाना कब खाया था। जब से उसके पति को यूरेमिया रोग का पता चला था, तब से उसकी जिंदगी में भारी बदलाव आ गया था। हालांकि लियू यी ने दोपहर में उसे बताया था कि इंस्टेंट नूडल्स खाना उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन कौन जानता था क्या ये सच है कि एक कटोरी इंस्टेंट नूडल्स भी उसके लिए शानदार लंच था। चाची, चलो ऊपर पढ़ने चलते हैं। भोजन के बाद चेन नान ने सुझाव दिया कि वे ऊपर पढ़ने चलें। बाईजी ने उन्हें एक दयालु मुस्कान दी, आगे बढ़ो तुम दोनों। इसके बाद जू केरेन चेन नान के पीछे ऊपर की ओर चला गया। कमरे में प्रवेश करते ही उसने अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया और गहरे स्नेह से भरे चेहरे के साथ खुद को चेन नान की बाहों में फेंक दिया और कामना की कि वह अपना शरीर उसके साथ मिला सके। फिर वह पंजों के बल खड़ी हो गई, शर्मा गई, उसकी आंखें प्रेम से भर गईं और उसने चेन नान को चूमा। एक ही समय पर उसने अपना दाहिना हाथ चेन नान के नीचे डाला और उस जलती हुई ठोस वस्तु को आसानी से पकड़ लिया। पति, मुझे आपकी जरूरत है। जू केरन का चेहरा लाल हो गया था, उसकी भौहों से मोहक आकर्षण झलक रहा था। ये पहली बार था जब उसने खुद को उसकी बाहों में डाल दिया था और स्पष्ट रूप से चेन नान का प्यार मांगा था। चेन नान को लगा कि उसका मुंह सूख गया है और तुरंत वह उसे बेरहमी से बिस्तर की ओर ले गया। जू केरेन का चेहरा खुशी और प्यार से भरा था, वह जोर से चेन नान को देख रही थी। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पीछे से ले जाओ।
चेन नान ने अवचेतन रूप से निगल लिया। आश्चर्य हुआ कि वह ऐसा अनुरोध कैसे कर सकती है। हालांकि वह कभी उस रास्ते पर नहीं गया था, फिर भी वह हमेशा से ऐसा करने की कोशिश करना चाहता था। जू केरन ने शर्माते हुए पूछा, क्या आप जानते हैं कि मैं क्यों चाहती हूँ कि आप मुझे पीछे से लें? चेन नान, क्यों? जू केरन का चेहरा लाल हो गया, क्योंकि मेरे पति कभी वहां नहीं गए हैं और मैं चाहती हूँ कि आप वहां जाएं जहां वे नहीं गए हैं। धमाका, एक साधारण टिप्पणी। चेन नान के दिल में तुरंत इच्छा भड़क उठी, जिससे उसकी सांसें भी तेज हो गईं। जैसे ही उसने जू केरन को धीरे से बिस्तर पर लेटाया, दरवाजे पर फिर से अचानक दस्तक हुई। जू केरन घबराहट में चेन नान की बाहों से छूटकर बाथरूम में भाग गई। उसे डर था कि बाईजी अंदर आ जाएगी और उसका लाल हुआ चेहरा देख लेगी। चेन नान भी अध्ययन डेस्क पर बैठ गई, शांत रहने का दिखावा करते हुए पूछा, क्या है आंटी? बाईजी ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला, फलों की ट्रे थामे हुए। मैंने आपके खाने के बाद के लिए कुछ फल तैयार किए हैं। बोलते हुए उसने बाथरूम की ओर देखा। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। बाईजी के जाने के बाद जू केरन लाल चेहरे के साथ दोषी दिखते हुए बाथरूम से बाहर आई। चेन नान ने भौहें उठाई, क्या हम जारी रखें? जू केरन ने चंचलतापूर्वक अपनी गुलाबी जीभ बाहर निकाली। चलो पहले अध्ययन करते हैं, चलो इस तरह की चीजों को किसी और दिन के लिए बचा कर रखते हैं। वह वास्तव में चेन नान के साथ इस तरह की बातें जारी रखना चाहती थी, क्योंकि दिन के दौरान वह केवल उसके साथ बिताए गए पलों के बारे में सोचती थी। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि चेन नान द्वारा उसके खाने के लिए प्रतीक्षा करने के विचारशील कृत्य ने उसके मन में यह इच्छा उत्पन्न कर दी कि वह स्वयं को पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित कर दे। लेकिन ये देखते हुए कि उसकी चाची घर पर थी और किसी भी समय घर में घुस सकती थी, उसने ऐसा सोचना ही छोड़ दिया। चेन नान ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे भी लगा कि घर पर उसकी चाची के रहते हुए वह जू केरन के साथ इस तरह की बातें खुलकर नहीं कर सकता था। इसलिए उन्होंने जू केरन के मार्गदर्शन में अध्ययन करना शुरू किया। लिबरल आर्ट्स में उनके अंक अभी भी काफी अच्छे थे, लेकिन कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए सहायक विषय के रूप में भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान भी थे, जो समग्र स्कोर का हिस्सा थे। यद्यपि वह एक लिबरल आर्ट्स के छात्र थे, फिर भी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए ये 3 विषय बहुत महत्वपूर्ण थे। शाम के 9:30 बजे जू केरन ने भी दिन के लिए अपना शिक्षण कार्य पूरा कर लिया था, जो कुल मिलाकर 2 घंटे का था। बाईजी ने ट्यूशन फीस के लिए 4000 युआन का भुगतान